भारत कहता है हम संप्रभु हो गए। जब संप्रभु हो गए तो स्वाभाविक सी बात है, गुलामों ने अगर कुछ गलत काम किया और गुलाम चले गए, वो लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे, आतंकवादी चले गए, और मुझे लगता है उनके बच्चे भी चले गए। कुछ बचे हैं क्या उनके लुटेरों के खानदान? सब चले गए। अगर कोई फुली एडमिट करता हो कि हाँ हम लुटेरों के खानदान के हैं, तो भाई अपने पब्लिकली बोले, पब्लिकली बताए कि हाँ हम बाबर की औलाद है, हम औरंगजेब की औलाद है, हम गोरी गजनी की औलाद है। बताए, खुल के बताए। फिर अगर ये कहते हो कि नहीं मैं भारतीय हूं, तो भारतीयकरण का विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे नामों का भारतीयकरण जरूरी है, ऐसे धार्मिक स्थानों का भी भारतीयकरण जरूरी है। (1528) में बाबर ने अयोध्या को तोड़ा, 1670 में औरंगजेब ने मथुरा जन्मभूमि को तोड़ा, 1377 में तुगलक ने अटाला देव मंदिर जमदग्नीपुरम अर्थात जौनपुर में था उसको तोड़ा, 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा, 1410 में अलाउद्दीन ने रुद्र महालय को तोड़ा। रुद्र महालय आपके गुजरात में ही है। अहमद शाह ने 1552 में भद्रकाली को तोड़ा। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में पंडुआ है, वहां पे मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बन गई। विदिशा में 1658 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के वीजा मंडल मस्जिद बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के जैन मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया। जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, धार्मिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, भाषाई रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, हर तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं, और जो तोड़ने वाले थे उनके खानदान चले भी गए, और अगर वो बचे भी हैं तो उनका कोई अधिकार नहीं है वो ये बोले नहीं हमें तो कंटिन्यू करना है इसको। अरे जिसका बाप गलती करे उसके बच्चे को भी गलती करना चाहिए क्या? उसके बच्चों को तो माफी मांगना चाहिए, भैया माफ कर दो, पिताजी ने गलती कर दिया था, अब हम ठीक है, अब हम सुधर गए, हम ठीक से रहेंगे। एक भारतीय नामकरण आयोग के साथ साथ अब समय आ गया है कि जो कांग्रेस ने एक महापाप किया था 1991 में, आप जरा सोचिए, मुगलों ने जो महापाप किया तो किया, हमारे बाद वाले मुगलों ने उससे भी बड़ा पाप किया। 1991 में कांग्रेस ने एक महाघटिया कानून बनाया जिसको कहते हैं पूजा स्थल कानून। नाम कितना प्यारा, पूजा स्थल कानून। नाम से ऐसे लगता है पूजा स्थलों के रखरखाव के लिए बनाया गया, लेकिन काम क्या था कि जितने भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी के द्वारा मठ मंदिर तोड़े गए थे उनको सबको लीगलाइज कर दिया। मैंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, 2020 में चैलेंज किया था। मैं तो पहले करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा पहले अयोध्या का फैसला आ जाए उसके बाद करते हैं इसको। तो जो फैसला आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तब मैंने इसको 2020 में इसको चैलेंज किया। अभी अक्टूबर में 7 अक्टूबर को फिर सुनवाई है इस पे। यह कानून ये कहता है कि अयोध्या के अलावा और कोई मंदिर का विवाद कोर्ट में जाएगा ही नहीं। जो विवाद कोर्ट में चला गया है उसको कोर्ट सुनेगी नहीं। अगर किसी मठ मंदिर का विवाद, चाहे वो काशी का हो या मथुरा का हो या भद्रकाली का हो या अटाला का हो या भोजशाला का हो, कहीं का हो,
पहली बात तो कोर्ट एडमिट नहीं करेगी, और जो कोर्ट पहले एडमिट कर चुकी है उस पर सुनवाई नहीं करेगी, यानी गवाहों के बयान नहीं होंगे, कागज नहीं देखे जाएंगे, एविडेंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और सीधे सीधे मुकदमे को डिसमिस कर देगी। ऐसा कानून पूरी दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आज तक नहीं बना, जहां यह कहा गया हो कि आप किसी विवाद के लिए कोर्ट जा ही नहीं सकते, और कोर्ट अगर चले गए हैं तो कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी, मुकदमे को डिस्पोज ऑफ कर देगी। पूरी दुनिया में जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, चाहे वो जापान हो, सिंगापुर हो, अमेरिका हो, जितने भी कानून हैं, लोकतंत्र में विवादों का समाधान कोर्ट के जरिए होता है, और अगर कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। अगर आप काशी के लिए, मथुरा के लिए, भद्रकाली के लिए, भोजशाला के लिए, अटाला के लिए, पांडुआ के लिए आप कोर्ट नहीं जाने दोगे, तो इसका मतलब यह हुआ सरकार चाहती है कि लोग लाठी डंडा लेके बाहर निकले। सबसे शांतिपूर्वक समाधान कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन कांग्रेस ने 1991 में कानून बनाया कि नहीं, आप तो कोर्ट जा ही नहीं सकते हो। राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, यह कानून बना के कांग्रेस ने हमारा राइट टू जस्टिस छीन लिया। राइट टू इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया। राइट टू डिग्निटी, सम्मान के साथ जीना, अरे हमारे मठ मंदिर अगर किसी ने कब्जा करके रखा हुआ है, वो हमारे लिए सम्मान की बात है क्या? हमारा सम्मान तो तब होगा जब हमें मठ मंदिर वापस मिले। राइट टू डिग्निटी हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको भी छीनता है। राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको भी छीनता है। राइट टू कल्चर हमारा फंडामेंटल राइट है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको छीनता है। और सबसे बड़ी बात तो ये संविधान के प्रियम्बल को नकार देता है, जिसमें संविधान का प्रियम्बल कहता है वी आर सोवरेन, हम संप्रभु भारत हैं, हम अब गुलामी से मुक्त हो चुके हैं। कायदे से तो अभी हम केवल प्रशासनिक रूप से आजाद हुए हैं, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषाई रूप से स्वतंत्र होना अभी बाकी है। ऐसे ही संविधान कहता है, आर्टिकल 344, कि हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाना है। आर्टिकल 344 कह रहा है कि एक भारतीय भाषा आयोग बनेगा, और वो आयोग भारतीय भाषाओं के प्रचार करने और अंग्रेजी को धीरे धीरे खत्म करने के लिए काम करेगा। आर्टिकल 351 कहता है ये देश की, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आ जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए प्रस्ताव भी पेश किया था। बाबा साहब अंबेडकर का यह कहना था कि भारतीय संस्कृति के जो सारे ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है, वेद, पुराण, गीता, रामायण, वाल्मीकि रामायण सब उसमें। इसलिए लोग भारत की संस्कृति को जाने, भारत की संस्कृति को माने, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, भारत की संस्कृति को अपने जीवन में अपनाएं, उसके लिए जरूरी है संस्कृत का ज्ञान सबको होना जरूरी है। और संविधान का 351 कहता है कि भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। कनेक्टिंग लैंग्वेज का मतलब, जैसे गुजरात का व्यक्ति गुजराती जानता है लेकिन बंगाली नहीं जानता, बंगाल में रहने वाला बंगाली जानता है, गुजराती नहीं जानता। अब एक गुजराती एक बंगाली मिल गए तो आपस में किस में बात करेंगे? हिंदी में। लेकिन अभी किस में बात हो रही है? इंग्लिश में। एक तमिलनाडु का एक व्यक्ति मिला है गुजरात के व्यक्ति से, किस में बात हो रही है? इंग्लिश में। संविधान कहता है किस में होना चाहिए? हिंदी में। दुर्भाग्यवश इस पे भी कभी काम नहीं हुआ,
और आपको जान के आश्चर्य हुआ, आज तक कभी इस पे कमीशन बना ही नहीं, आज तक कमीशन ही नहीं बनाया। आर्टिकल 344 जो कहता है एक भारतीय भाषा आयोग बनना चाहिए, वो आयोग सरकार को सुझाव दे कि किस तरीके से अगले 15 साल के अंदर अंग्रेजी खत्म हो जाए और अगले 15 साल के अंदर हिंदी कनेक्टिंग लैंग्वेज हो जाए। वो आयोग ही नहीं बना। उसी में यह भी लिखा हुआ है एक 30 सदस्यीय संसदीय समिति भी बनेगी, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के होंगे, 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। वो भी अपनी तरफ से सुझाव देंगे कि किस तरीके से हिंदी को कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाया जाए, संस्कृत को घर घर पहुंचाया जाए। वो 30 सदस्य समिति भी नहीं बनी। आशा करता हूं कि अब सरकार बदली है, सरकार की संस्कृति बदली है, सरकार की पद्धति बदली है, तो जैसे बहुत सारी गलतियां सुधारी जा रही हैं, वैसे ही आने वाले टाइम में इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं संविधान खराब है, मैं कह रहा हूं संविधान खराब नहीं है, इस संविधान को पढ़ने वाले खराब हैं। इस संविधान के पढ़ने वालों का चश्मा गड़बड़ है। कोई ऑक्सफोर्ड के चश्मे से पढ़ रहा है, कोई कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ रहा है, और कुछ लोग कुवैत के चश्मे से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग दुबई के चश्मे से पढ़ रहे हैं। मेड इन इंडिया चश्मा लगाओ, सब सही हो जाएगा। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब चैलेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीआईएल एडमिट कर लिया। उसी पीआईएल की कॉपी हमने काशी में दिया, उसी पीआईएल की कॉपी मथुरा में दिया, उसी पीआईएल की कॉपी भोजशाला में दिया, उसी पीआईएल की कॉपी अटाला में दिया, और वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो कानून तो चैलेंज हो गया है, तो कम से कम आप सर्वे वर्वे वाला काम तो शुरू करा लो। कम से कम कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर दो, एएसआई से सर्वे करा लो। जब तक सुप्रीम कोर्ट वो कानून खत्म करेगा तब तक आपका बाकी वाला प्रोसेस तो आप कर ही लो। तो कोर्ट ने मान लिया है, अभी काशी में सर्वे शुरू हो गया है, कुछ दिन में अंदर मथुरा में भी सर्वे शुरू हो जाएगा, भोजशाला में भी सर्वे शुरू होगा, अटाला में भी सर्वे होगा, और मैं तो कहता हूं भद्रकाली में भी सर्वे होना चाहिए। संविधान कहता है कि भारतीय शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था है ये गुलामी की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। लेकिन आज तक इसका भारतीयकरण हुआ नहीं। आईसीएसई बोर्ड में कुछ लोग आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं क्या? अच्छा है, गुजरात में कोई नहीं पढ़ता, अच्छी बात है। आईसीएसई बोर्ड में आज भी ऐसी ऐसी स्टोरी पढ़ा रहे हैं जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। 11वीं 12वीं में, 9वीं 10वीं में ऐसी ऐसी किताब पढ़ा रहे हो जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, मुझे समझ में नहीं आता, भारत की संस्कृति इतनी पुरानी है, हजारों साल पुरानी। हमारे एक से एक महान राजा हुए, उन्होंने बड़े बड़े महान कार्य किए। जब पूरी दुनिया में लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, नंगे घूमते थे पत्ता उत्ता पहन के, केले का पत्ता लपेट के, तब हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने एक प्लान्ड शहर बसाया था जिसको कहते हैं हड़प्पा। प्लान्ड शहर, सड़कें एक समान, ड्राइंग रूम एक समान, बेडरूम एक समान, किचन की साइज एक जैसी, पीछे टॉयलेट भी एक समान। 5,500 साल पहले, 5,500 साल पहले जब हड़प्पा शहर बसा था, मोहनजोदड़ो बसा था, तब दुनिया में ना क्रिश्चियनिटी थी क्योंकि वो 2000 साल पुरानी है, ना पूरी दुनिया में इस्लाम था, वो मात्र 1400 साल पुराना है। सनातन धर्म के अलावा और कोई दुनिया में कोई धर्म ही नहीं था। और
कुछ लोग सोचते हैं कि पारसी धर्म अलग है, पारसी धर्म अलग नहीं। पारसी जितने भी त्योहार मनाते हैं, जितने प्रमुख कार्य करते हैं, उसमें सबसे पहले गौमूत्र का छिड़काव होता है। पारसी जब गृह प्रवेश करते हैं तो मकान मालिक बाद में प्रवेश करता है, पहले गाय प्रवेश करती है। लेकिन वो पर्शिया जहां पे हमारे सनातनी पारसी रहते थे, मात्र कुछ वर्षों में 5000 घुसपैठियों ने उस पर्शिया को ईरान बना दिया। इतना कुछ हमारे पास पढ़ाने के लिए, इतना कुछ पढ़ाने के लिए, लेकिन हम समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के इतिहासकारों ने, खासतौर पे नेहरू जी के जो इतिहासकार थे, जिसको नेहरूवियन कहते हैं या वामपंथी कहते हैं, उनका इतिहास शुरू होता है 12वीं शताब्दी से, गजनी से शुरू और शाहजहां पे खत्म। सब इतना पढ़ाने के लिए हमारे पास, हमारी किताबों में मरीज के बारे में पढ़ाया गया क्या? जोर से बोलिए जरा। कश्यप जी के बारे में पढ़ाया, विवस्वान के बारे में, इच्छाकू के बारे में, कुक्षी के बारे में, बाण के बारे में, पृथु के बारे में, त्रिशंकु के बारे में, धुंधुमार के बारे में, यूनास के बारे में, राजा मानधाता के बारे में, राजा सुसंधि के बारे में, राजा ध्रुव संधि, राजा भरत, असित, सागर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, रघु, प्रविध, शंकर, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु, अम्बरीश, नहुस, ययाति, नाभाग, अज, दशरथ। ये सारे भगवान राम के पूर्वज हैं। ये भगवान राम के पूर्वज हैं। चौपाई हमें पता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर। लेकिन भगवान रघु, राजा रघु के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। पता किसके बारे में? बाबर ने ये किया, हुमायूं ने ये किया, तुगलक ने ये किया, गौरी ने ये किया, गजनी ने ये किया, ये इसने ये किया, इसने किया। और कुछ तो बेशर्म पैसे पे बिके हुए इतिहासकार उनको महान भी बताते हैं। उन्होंने ये बनाया, उन्होंने ये बनाया, उन्होंने ताजमहल बनाया, उन्होंने लाल किला बनाया। अरे इतने, अगर वो इतने बढ़िया कारीगर थे, एक ताजमहल अपने घर में बना लेते ना, जहां से आए थे वो। इतने बड़े कलाकार थे, एक लाल किला अपने यहां बना लेते, एक मकबरा वहां भी बना लेते। लुटेरों को कुछ नहीं आता, लेकिन हमारे देश के गद्दार इतिहासकारों ने उनको महान बना दिया, पैसे के खातिर, केवल पैसे के खातिर। इस देश में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। जब पूरी दुनिया में लोग स्कूल को जानते नहीं थे, स्कूल क्या होता है, तब हमारे देश में हमारी बेटी, हमारी माताएं भी बाकायदा ग्रेजुएट होती थी। गार्गी और मैत्रेयी तो सीधे सीधे शास्त्रार्थ किया करती थी। गार्गी के बारे में पढ़ाया क्या? मैत्रेयी के बारे में पढ़ाया क्या? पूरी दुनिया में जब लोग कच्चा भोजन करते थे, कच्चा मांस खाते थे, उस समय भी हमारे यहां 56 भोग विकसित हो चुका था। और पढ़ाई की बात, अभी तो हम चंद्रयान 3 पे पहुंचे हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर हमने अपनी वैदिक शिक्षा को 1950 में लागू कर दिया होता तो हम 25 साल पहले चंद्रमा पे पहुंच चुके होते। और इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने बाकायदा ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उन्होंने भी ये बोला, रावण उस समय लंका से अपने हवाई जहाज के जरिए कैकेयी पे कब्जा करने के लिए गया था। कैकेयी का मतलब जहां से माता कैकेयी आई थी। हमारी संस्कृति देखिए जरा, कितना महिलाओं को सम्मान है। राजकुमारों का नाम राज्यों पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्यों पे होता था।
कौशल की राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा, कैकेयी की राजकुमारी कैकेयी, गांधार की राजकुमारी गांधारी। ये हमारे देश में प्रथा थी, क्योंकि हम महिला पुरुष को समान नहीं मानते, हम बेटे बेटी को समान नहीं मानते, हम बेटी को ऊपर मानते हैं, बेटे को नीचे मानते हैं। पूरी आप दुनिया में 6500 भाषाएं हैं टोटल, 6500। किसी एक भाषा में मुझे गृहिणी का समानार्थी बताइए। गृहिणी मतलब, गृह का मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? ऐसा कोई शब्द किसी और भाषा में है ही नहीं है। दुनिया में 1100 रिलीजन है। इन 1100 रिलीजन में किसी और रिलीजन की किताब में मुझे बताइए जहां लिखा हो यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। किसी एक रिलीजन में बताइए, है क्या? वसुदेव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारे भारतीय शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेद पुराणों में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, दुनिया में और कहीं नहीं लिखा हुआ। हमारा प्राचीन इसरो कितना तगड़ा था इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। हमारा पुराना इसरो, रावण अपने हवाई जहाज से लंका से उठ के राजा कैकेय पे हमला करने गया था। कैकेय का मतलब वर्तमान पाकिस्तान, कैकेय का मतलब एग्जैक्टली पेशावर। अगर उसके पास हवाई जहाज नहीं था तो कैसे पहुंच गया? रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को हवाई जहाज के जरिए अफगानिस्तान पे भेजा था हमला करने के लिए। उस जगह का नाम था पहले कुंभा, आज की डेट में उसको कहते हैं काबुल। अगर हवाई जहाज नहीं था तो कैसे गया? और अगर हमारे पास उस समय जहाज का सिस्टम नहीं था तो उधर रावण ने हमला किया और जैसे ही कैकेय नरेश के सेनापति को मारा, कैकेय का मतलब ध्यान रखिए पेशावर, तुरंत कैकेय नरेश ने अयोध्या में खबर भेजा, हमें बचाइए, रावण ने हमला कर दिया। अगर अयोध्या नरेश दशरथ के पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया नहीं था तो अपनी पूरी सेना लेके फिर पेशावर कैसे पहुंच गए? पेशावर में युद्ध हुआ पाकिस्तान में। पहले युद्ध हो रहा था वो कैकेय नरेश और रावण के बीच में, फिर किसमें शुरू हो गया? रावण और दशरथ के बीच। रावण ने बुरी तरीके से दशरथ जी को घायल कर दिया। दशरथ जी को किडनैप करने वाला था। इस बीच रानी कैकेयी ने सेना की कमान संभाल लिया। अगर रानी कैकेयी को शस्त्र चलाना नहीं आता था तो उन्होंने सेनापति का काम कैसे संभाल लिया? अगर हमारी प्राचीन बेटियों को केवल शास्त्र आता था, शस्त्र नहीं आता था, तो जब कैकेय का सेनापति मारा गया, कैकेय नरेश घायल हो गए, रावण ने दशरथ पे हमला कर दिया, तो बीच में कैकेयी महारानी राजकुमारी कैकेयी कैसे आ गई? उन्होंने वो आई, पूरा सेना का नेतृत्व किया, दशरथ जी को बचाया और उसके बाद दशरथ जी के साथ उनका विवाह हुआ। यह इतिहास है। इसलिए सोमनाथ जी ने बोला, इसरो के चेयरमैन ने, कि अगर हमने अपनी वैदिक शिक्षा पढ़ी होती, वैदिक शिक्षा को कंटिन्यू किया होता, तो आज हम स्पेस साइंस में बहुत आगे होते। अरे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से मंगल की दूरी कितनी है, सब हमारे महापुरुष लिख के गए। ऋषि भारद्वाज को पढ़ाया नहीं, पाणिनि को पढ़ाया नहीं, सुश्रुत को पढ़ाया नहीं, चरक को पढ़ाया नहीं, नागार्जुन को पढ़ाया नहीं, पढ़ाया किसको? राइट ब्रदर्स को, आइंस्टीन को। आइंस्टीन से बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भारद्वाज जी ने दे दिया। राइट ब्रदर्स से बहुत पहले हमारे देश में हवाई जहाज बन चुका था। इसलिए मैं कहता हूं
शिक्षा का भारतीकरण करना जरूरी है। वेद पुराणों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। वेद पुराण हमारे वसुधैव कुटुंबकम को पढ़ाते हैं। वेद पुराण हमारे नारी तु नारायणी पढ़ाते हैं। वेद पुराण हमारे यत नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता पढ़ाते हैं। वेद पुराण हमारे अष्टांग योग सिखाते हैं। वेद पुराण हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं, अहिंसा सिखाते हैं, किसी से नफरत नहीं सिखाते, किसी में सम विषम नहीं सिखाते, किसी को यह नहीं सिखाते कि नहीं मेरा वाला रिलीजन अच्छा है तुम्हारा वाला खराब है, ये नहीं सिखाते। इसलिए शिक्षा का भारतीयकरण जरूरी है। इसलिए एक भारतीय शिक्षा संहिता भी लागू करना बहुत जरूरी है देश में।